खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जी, स्टूडियो में आज हमारे साथ एक बहुत ही लाइवली सी, एंथुसियास्टिक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी धर्मेंद्र कंवर जी, ट्रैवल राइटर और सीनियर फोटोग्राफर, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजस्थान की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने योगदान और यात्रा लेखन के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस टाइम पर जब लड़कियों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं थे, उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, तो उस टाइम पर आपने जर्नलिज़्म को और फिर फोटोग्राफी को एज अ करियर कैसे ऑप्ट किया? ये बात अर्ली 70s की है। उस समय ऑप्शंस तो थे बट इनकरेजमेंट नहीं होती थी। लड़कियों को कम से कम इनकरेज नहीं किया जाता था कि वो इस तरीके का कोई करियर के लिए ऑप्ट करें। जी। तो आई वॉज़ लकी कि मेरे परिवार में, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो उनकी थोड़ी सी थिंकिंग अलग किस्म की थी और उनने मुझे इनकरेज किया, क्योंकि लिखने का शौक़ मुझे स्कूल के फाइनल जो 1-2 साल थे तभी लग गया था और मुझे तब मैंने सोच लिया था कि मुझे राइटिंग में ही अपना करियर बनाना है। तो इसके लिए जो भी मुझे सपोर्ट चाहिए था, जो भी हेल्प चाहिए थी, वो मेरे फादर ने मुझे प्रोवाइड की। तो मैं कहूँगी वो इन दैट आई वाज वेरी लकी कि मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जी, आपका बचपन कैसा रहा? बचपन तो देखिए, जैसे आर्मी के जो बच्चे होते हैं, जैसी उनकी ब्रिंगिंग अप होती है, उसी तरीके से मतलब 2-2, 3-3 साल एक शहर में रह के फिर दूसरे शहर में जाना और स्कूल बार बार चेंज होती थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हमेशा याद रहती है बचपन की, वो ये कि हम किसी भी नए शहर में जाते थे तो वहाँ की सबसे पहले जो जगह हम जाके देखते थे वो थी वहाँ की लाइब्रेरी। तो क्योंकि मेरे फादर को भी लिखने का तो पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो वो इनकरेज करते थे हमें पढ़ने के लिए। तो वो बचपन मेरा, मैं कहूँगी, किताबों के साथ ही बीता। आजकल तो महिलाओं के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो हर फील्ड में आ रही हैं और अपना बेस्ट दे रही हैं, पर उस टाइम पर जब आप अपना कैमरा लेकर निकलती होंगी तो लोगों को काफ़ी हैरानी होती होगी। हैरानी भी होती थी और लोग मजाक भी बनाते थे। उनको ये लगता था कि भाई ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए क्योंकि जब 70s, मिड 70s में मेरे फादर नहीं रहे, तो सारा प्रेशर मेरी मदर पे था और लोग उनको कहा करते थे कि भाई अब आप इसकी शादी कर दो और इसको अब ये सब लिखने विखने का काम मत करने दो। फॉर्चुनेटली मदर ने मुझे इनकरेज ही किया। तो वो सिर्फ ये कहती थी कि ध्यान रखना कि कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम में मत पड़ जाना। जी। तो अब क्योंकि लिखने का शौक़ था तो मैंने ये चीज़ देखी कि भाई सबसे सही तरीका ये है कि मैं अपने आप को आई शुड नॉट स्टैंड अप आउट। तो मैं अपने जो पहनावा था मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं बिल्कुल उस तरीके से रहूं कि कोई मेरी तरफ ध्यान भी ना दे। तो उस तरीके से मैंने फिर ये शुरू किया लिखना। तो भी अब कैमरा लेके जाओ तो लोगों को लगता था कि भाई ये क्या कर रही है। जी। तो लोग काम छोड़ के और देखने लग जाते थे कि भाई ये क्या करेगी और क्यों कर रही है। तो ये चीज़ें तो शुरू के सालों में, तो जब तक 100 people got used to it, तो ये चीज़ें तो होती रहती थी। बट देन सी, अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है और आपने सोच लिया है कि ये करना है, तो फिर देन यू आर प्रिपेयर्ड कि भाई कोई भी चैलेंज हो, कुछ भी हो, आप उसको हैंडल कर लेते हैं, उसको फेस कर लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता।
तो आपका बैकबोन, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था, या उनका क्या रोल था कि आपका वर्क लाइफ दोनों ही स्मूथली बैलेंस हुआ? मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, पहले पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, जिससे कि मैं जो मेरी शुरुआत थी लिखने की वो उस दौरान मैंने की। और शादी के बाद में भी मेरे इन लॉज़, फिर मेरे हस्बैंड, इन सब लोगों ने मुझे इनकरेज किया और ये पूरी कोशिश की कि मेरा लिखने का कुछ भी है तो उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मुझे उतनी फ्रीडम मिले और उतना टाइम मिले कि मैं अपनी राइटिंग पे डिवोट कर सकूं। तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत आसान हो गई कि वो टेंशन नहीं था कि मैं अभी ये कर रही हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए था और घर में परेशानी हो जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं था। एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। राजमाता गायत्री देवी जी के साथ आपका काफ़ी लंबा, आपने उनके साथ समय गुजारा, तो वो समय कैसा था? आपने उनके साथ बहुत ट्रैवलिंग भी की, आपने उनका बहुत सारा लेखन कार्य भी संभाला, और आपने उनकी 2 बायोग्राफीज़, द एंड्योरिंग ग्रेस और द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर, ये भी लिखा। तो वो समय कैसा था? जो राजमाता गायत्री देवी जी के साथ में जो मेरा मैं कहूँगी 30 इयर्स प्लस का साथ रहा जी। और शुरुआत हुई थी हमारी स्कूल की मैगज़ीन के लिए। प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि उनसे जाके उनका इंटरव्यू लेके आना है, तो वो इंटरव्यू लिया। उसके बाद में फिर कुछ स्कूल के ही सिलसिले में मैं उनसे मिली जी। तो उनका, राजमाता जी का बहुत इंटरेस्ट था इसमें, हेरिटेज में, कंजर्वेशन में, और वो चाहती थी हमेशा कि जयपुर की जो विरासत है ये प्रिजर्व की जाए, इसको बचाया जाए। तो जब मैं इससे जुड़ी तो वो और हमारा मिलना रेगुलर बेसिस पे हो गया। फिर वो जानना चाहती थी कहाँ अब क्या काम कर रहे हैं हम लोग, कौन सी मॉन्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से ये चलता रहा। तो धीरे धीरे अब जैसे होता है कि आप जब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिलते हैं तो वो क्लोजनेस तो आ ही जाती है। बिल्कुल। तो उस तरीके से फिर उन्हीं दिनों में फिर ये एक पब्लिशर ने एक सीरीज़ निकाली थी जिसका नाम था फैमिली प्राइड, और उसका ये था कि जो भी सेलिब्रिटी जिसके बारे में भी लिखना होता था वो चाहते थे कि उसका सेलिब्रिटी का कोई फैमिली मेम्बर लिखे। जी। तो जब राजमाता जी पे लिखने की बात आई तो उनको कहा गया कि भाई आपके किसी फैमिली मेम्बर से आप कहिए कि ये किताब लिखें, तो उनने मना कर दिया। उनने कहा कि नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, देख रही है, और मेरे फैमिली वालों के पास में टाइम नहीं है इतना कि वो बैठ के अब ये सब लिखें, तो मैं चाहती हूँ कि ये किताब लिखें। तो मेरे बिहाफ पे उन्हीं ने सब वो कर दिया था। तो फिर एंड्योरिंग ग्रेस वो किताब थी जो पहले मैंने लिखी, और उसको लिखते हुए ये हुआ कि करीब रोज़ मिलना हमारा हो जाता था। वो मुझे दोपहर को वो 12 बजे फ्री होती थी अपने पूजा से और सब कामों से, तो वो मुझे फ़ोन करती थी और कहती थी कि आ जाओ, मुझे कुछ चीज़ याद आ गई है, उस बारे में बात करनी है। तो वो सिलसिला जो चला वो फिर चलता ही रहा। तो फिर दूसरी किताब की भी बात आई। एक और कोई पब्लिशर थे, उनने कहा कि हम एक बहुत बड़ी पिक्टोरियल किताब निकालना चाहते हैं, तो उसको आप करिए। तो फिर वो दूसरी किताब वैसे आई। अच्छा, इसके अलावा भी 2-3 किताबें और हमने की। उनकी पुरानी किताबें थी जो उनने कहा कि भाई मैं चाहती हूँ कि इनको वापस से एडिट करके पब्लिश किया जाए। जी। तो वो किताबें भी तो वो क्योंकि लिखने पढ़ने का भी था और ये सब, तो उनके लिए एक कन्वीनियंस हो गई। वो मुझे कहती थी कि भाई ठीक है, अब कोई किसी का कोई इंटरव्यू लेना चाह रहा, उनका चाहता, तो वो क्वेश्चंस भेज देता था, मैगज़ीन हो या न्यूज़पेपर, तो वो मुझे दे देती थी कि तुमको मालूम है मुझे क्या कहना है, इसके जवाब लिख के दे दो मुझे। तो उनकी तरफ से उनके बिहाफ में जवाब लिख के उनको दे देती थी। फिर वो उनको कुछ ऐड करना होता था वो कर देती थी। तो वो इस तरीके से लिखने का काम और ये सब जो भी था हमारा वो चलता रहा। और जैसा अब जहाँ तक पुरानी यादों का सवाल है, मैं कहूँगी कि मैं शायद एक किताब और लिख सकती हूँ उस पर। तो इतनी मीठी यादें हैं। हाँ, और
जब 1-2 साल की बात होती है तो बात अलग होती है, जब इतने साल का पुराना वो होता है तो देयर आर टू मेनी मेमोरीज। द इंटैक्ट जर्नी, इसी नाम से आपकी बुक भी पब्लिश हुई है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, देखिए, मैंने शुरुआत तो एज अ ट्रैवल राइटर की थी जी। तो उस समय कन्वीनर थे, उनने मुझे बुला के कहा कि भाई ये एक नई संस्था खुली है, आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन। जी। तो मेरी हेरिटेज के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी, बट उनने कहा कि ठीक है तुम ज्वाइन कर लो और यू लर्न ऑन द जॉब। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से जब देखा कि इतना कुछ है, और ख़ास करके हम अपनी विरासत जो कि हम लोग इतनी सीरियसली लेते नहीं थे, क्योंकि बचपन से हम लोग देखते थे हमारे महल हवेलियाँ, जो भी पुराने हमारी आर्किटेक्चरली इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी होती थी, तो वी यूज़ टू टेक देम फॉर ग्रांटेड। जी, बेसिकली मॉन्यूमेंट्स को कैसे कंजर्व करना है ये हाँ, उस बारे में वो है। बिल्ट मॉन्यूमेंट मतलब हेरिटेज, बिल्ट हेरिटेज भी है और नेचुरल हेरिटेज भी है। जी। तो सिर्फ बात बिल्डिंग्स की नहीं है, हमारे जो गार्डन्स हैं, स्टेप वेल्स हैं, हमारी बावड़ियाँ हैं, जो हमारे ओरन हैं, ये सारी चीज़ें हम हेरिटेज में ही लेते हैं। अच्छा, और दूसरे हमारे जो फोक सॉन्ग्स हैं और हमारे जो भी पुरानी ट्रेडिशनल कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं उनको बचाने के लिए सारे एफर्ट्स हम लोग करते हैं। और ये इसकी अवेयरनेस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल्स में भी अभी से ही बच्चों पे भी आए। बिल्कुल। तो ये हमारा राजस्थान की इतनी खूबसूरत सी संस्कृति है और इसे संजो के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए बच्चों में ये बात सीखनी बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैम, आप इतने लाइवली से हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, तो राज क्या है? आप कैसे दिन भर इतना एक्टिव रहते हैं? देखिए, आप किसी चीज़ का अगर आपको इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है, तो फिर आप कुछ नहीं सोचते हैं सिवाय इसके कि मुझे ये काम करना है, और फिर नथिंग स्टॉप्स यू। जी। तो मेरी दिन की शुरुआत इसी तरीके से होती है। मैं अपने लिए एक समय मैंने बांधा हुआ है कि मुझे इस समय लिखना है, तो मेरा काम मैं रुकने नहीं देती हूँ। तो चाहे वो लिखने का काम हो या कंजर्वेशन। पहले जब टैग की शुरुआत हम लोगों ने यहाँ पे की थी, जयपुर का चैप्टर जब हमने शुरू किया था, तो हमने काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे रिस्टोर किए हैं, जिसमें से एक नाहरगढ़ भी है। जी। तो उसमें ये होता था कि मेरा बेटा उस समय स्कूल में पढ़ रहा था, छोटा था, तो उसको मैं लेके जाती थी अपने साथ नाहरगढ़। तो वो अपना होमवर्क और वो सब वहीं पे करता था, और मैं वहाँ पे सुपरविज़न करती थी, वो सारा काम वाम देखना करना। तो वही चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ का पैशन होता है तो फिर आप और कुछ नहीं देखते हैं, फिर आप उसमें बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं और उसी को आप फॉलो करते हैं, अपने पैशन को। आजकल आपका डेली रूटीन क्या होता है? देखिए, जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हूँ तो फिर टाइमिंग उस हिसाब से होती है। मेरा जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि मैंने अपने ऑफिस में वो रखा हुआ है कि मैं सुबह जाती हूँ वहाँ पे, और पूरा दिन मेरे लिखने में जाता है। और उस बीच में वर्कशॉप्स इतने होते हैं, तो उसमें भी टाइम निकाल के वो भी चीज़ साथ के साथ चलती है। तो ये काम चलते रहते हैं, इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। मैम, आपको दुनिया भर के कुजीन्स की काफ़ी अच्छी परख है और काफ़ी अच्छी नॉलेज है। आपको फूड कॉनिसर भी कहा जाता है, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? देखिए, ये मैं आई वुड लाइक टू करेक्ट दिस कि ये लोगों को गलतफहमी है कि मेरे राइटिंग, मैंने फूड राइटिंग शुरू की थी वो राजमाता जी के कहने पे। जी। उनने 1969 में एक किताब लिखी थी, गुरमेज़ गेटवे। तो उसकी कुछ लिमिटेड कॉपीज़ थी, वो ख़त्म हो गई। तो उनने मुझसे कहा कि अब ये किताब मैं चाहती हूँ वापस से पब्लिश हो, तो तुम इस किताब को कर दो। तो मेरे लिए तो एक प्रोजेक्ट था, मुझे लगा कि क्या मुश्किल है, कर देती हूँ। जी। अब जब मैं करने लगी तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी थी जो मेरे समझ से बाहर थी, बट क्योंकि काम दिया था मुझे तो मुझे करना था। जी। अब उस समय लोगों
के लिए एक मजाक बन गया ये कि जिनने ये बुक कंपाइल की है, क्योंकि राजमाता साहब ने वो बुक ऐसे कंपाइल की थी कि अपने जहाँ भी वो जाती थी उनको कोई डिश अच्छी लगती थी तो वो उनको कहती थी कि भाई ये मुझे इसकी रेसिपी भेज दो जी। तो वो उनने कंपाइल की। तो लोग मजाक ये बनाते थे कि भाई जिनने कंपाइल की है उनको कुकिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम है, और जो अब एडिट कर रही है उसको भी कुकिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो जब बुक पे काम करके तैयार कर लिया तो जब फिर इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे तो मुझे बड़ा डर लगता था कि अब कहीं कोई रेसिपी के बारे में ना पूछ ले, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन वो किताब जब लिखी उसके बाद में लोगों को ये लगने लगा कि भाई शायद कुकिंग के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है जी। तो उसके बाद में मैं 2-3 किताबें कुकिंग पे और लिख चुकी हूँ। ओके। और उसके बाद में, और ये आई वुड से कि आई लर्नड ऑन द जॉब जी। कि लिखते हुए फिर, क्योंकि लिखने के लिए मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ा, रिसर्च करनी पड़ी, तो वो चीज़ की। और फिर करते करते फिर एक न्यूज़पेपर के लिए मैं रेगुलर कॉलम लिखना शुरू कर दिया मैंने, जिसमें मैं रिव्यू करने लगी रेस्टोरेंट्स वगैरह को। तो वो इस तरीके से शुरुआत हुई, बट आई वुड स्टिल नॉट से कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इसमें। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो कहाँ स्टैंड करता है हमारी स्त्री पुरुष का रिलेशनशिप? देखो, बदलाव तो आया है, वो तो आई थिंक ओवर द इयर्स बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। तो रिलेशनशिप्स भी चाहे स्त्री पुरुष की हों, चाहे विद इन फैमिली भी हो, जो हम लोग 70s में देखते थे वो चीज़ आज हम नहीं देखते हैं, और आगे भी बदलेगा। बिल्कुल। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है जिसमें हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि हम लोग अब इस तरीके के उसमें जी रहे हैं कि वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, एवरीथिंग कि भाई एकदम हो जाना चाहिए। तो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसको टाइम देने को तैयार नहीं होते। हमें लगता है कि अगर हमने इस चीज़ में अब ये अगर बात हम शादी की भी करें तो आप ये देखेंगे कि आजकल शादियाँ टूटते हुए टाइम नहीं लगता है। मतलब 2-4 महीने साथ रहेंगे, फिर लगता है कि नहीं नहीं हम साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड सेपरेटिंग इज द इजीएस्ट वे आउट। पेशेंस लेवल नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत लोगों को टाइम देना चाहिए कि भाई एडजस्ट करो, आप थोड़ा बहुत बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ अब मिसिंग है। अब तो ये है कि अब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है तो ठीक है मैं छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ। वो चीज़ दैट इज़ समथिंग विच आई वुड से इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग दैट इज़ हैपनिंग। हमने बहुत एडवांस किया, बहुत चीज़ों में हमने आई थिंक हम लोग कहीं के कहीं पहुँच गए, बट रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना और उनको आगे ढंग से बढ़ाना वो हम नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट आई थिंक नीड्स वर्किंग ऑन। एक स्वस्थ कम्युनिटी के तौर पर आपको क्या लगता है कि और क्या बदलाव लाए जाने चाहिए? देखिए, मुझे जो लगता है सबसे ज़रूरी जो है फॉर एनीथिंग इज़ रिस्पेक्टिंग अदर्स। हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब किसी भी, जैसे मैंने अभी आपको, मैं मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहूँगी कि इवन विद इन अदर रिलेटिव्स, आप अपने सिबलिंग्स को लीजिए, आप अपने पेरेंट्स को लीजिए, जो पहले अंडरस्टैंडिंग थी वो अब नहीं है। तो फॉर अस टू डू बेटर, अब कहीं पे कुछ भी प्रोग्रेस के लिए हम जब एक साथ मिलके कुछ करते हैं तो उस चीज़ की बात ही और होती है। अब हम ये सोचते हैं कि मैं ही हूँ एक्सपर्ट और मैं ही सब समझती हूँ और जानती हूँ या जानता हूँ, तो वो ही इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है। और अगर बढ़ता भी है तो इट्स नॉट द सेम थिंग। एक आप लोगों को साथ लेके चलते हैं और एक आप अकेले हो जाते हैं, तो वो आई थिंक दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और वो बहुत ज़रूरी है कि हम दैट हेल्दी रिस्पेक्ट शुड बी देयर। आजकल आप क्या प्लान कर रही हैं, या आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? खाली समय में देखिए मैं पढ़ना पसंद करती हूँ जी। और ये आप किसी से भी जिसका भी इंटरेस्ट राइटिंग में होगा वो यही कहेगा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, टू सी व्हाट अदर पीपल आर राइटिंग,
क्या उनका थॉट प्रोसेस होता है, किस तरीके से वो चीज़ को लिखते हैं। तो खाली समय मेरा उसमें जाता है, बट जो अभी मैं आई एम वर्किंग ऑन 1 or 2 प्रोजेक्ट्स, तो मेरा लिखने का काम ऑनगोइंग है और वो चलता रहता है, एंड मैं उसमें ही अपने आप को बिजी रखती हूँ। अपनी फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? मुझे अब बहुत कुछ करना चाहिए जो मैं कर नहीं पाती हूँ, बट जितना भी पॉसिबल होता है वॉकिंग, एक्सरसाइज, वो मैं करती हूँ। ट्रैवलिंग आप इतना ज़्यादा करते हैं, कोई किस्सा, कोई ख़ास बात? देखिए, ट्रैवलिंग के से तो जुड़े हुए पहले के जो किस्से थे वो बड़े इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, क्योंकि पहले लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे, और फिर इंटीरियर्स में खास करके गांव में जाना, तो तब थोड़ा सा लगता था। और जैसे जैसलमेर, बाड़मेर साइड में, तो वहाँ उस समय इतने लोग जाते नहीं थे जी। तो छोटे छोटे गांव में जिस प्यार से लोग मिलते थे, जिस प्यार से वो लोग आवभगत करते थे, खाना हो, कुछ हो, और वहाँ पे पानी के, आज जैसे अब तो खैर नहीं है, बट उस समय पानी की बड़ी शॉर्टेज होती थी, बट फिर भी वो उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए उनकी आवभगत में। तो वो हमेशा मेरे को, कहीं पे भी मैं जाऊँ, वो मुझे वो बातें हमेशा याद रहती हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे घरों में आपको कितना वेलकम करते थे लोग, कितना आपके खाने पीने का, हर चीज़ का ध्यान रखते थे कि भाई किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें हर जगह जहाँ भी जाते थे तो होती थी। और क्योंकि उस समय महिलाएं इतनी ट्रैवल नहीं भी करती थी, तो उनके लिए एक अजूबा होता था कि अरे ये लड़की कहाँ से आई है, क्या कर रही है। तो मैं उनसे कुछ पूछूं, उससे ज़्यादा तो वो मुझसे पूछा करती थी कि भाई आप क्यों घूम रहे हो, क्या काम है, क्यों आए हो। तो ये सारी चीज़ें जब शुरुआत की थी तब की यादें अभी तक हैं। जी। आजकल तो ये सब बहुत कॉमन है, लेकिन उन दिनों आई थिंक बहुत कम महिलाएं होंगी जो ऐसे ट्रैवल करती थी या फोटोग्राफी करती थी, और आपने लीक से हटकर कुछ किया। हमारे दर्शकों के लिए चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा मैम? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आप किसी भी तरीके का शॉर्टकट मत लीजिए। कुछ भी करने के लिए, चाहे वो लिखना हो, फोटोग्राफी हो, या आपका जो भी चोज़न फील्ड है, आप जो भी करना चाहें, आप ये मत सोचिए कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिले। आप मेहनत करिए और उस चोज़न पाथ पे चलिए, रिज़ल्ट अपने आप आएगा। डोंट बी इन अ हरी। अभी लोग क्या करते हैं, यंगस्टर्स आजकल, उनको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए होते हैं। वो थोड़ी बहुत मेहनत करके फिर उनको लगता है कि नहीं, जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो तो हो नहीं रहा है, तो वो फील्ड बदल के दूसरी जगह चला जाता है। तो आई वुड से कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और बिना मेहनत के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, और कर भी लेते हैं तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है जी। तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को मेंटली तैयार करिए कि मुझे अगर लिखने का काम हो या जो भी काम हो, मुझे लग के करना है उसे। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और पढ़ाई एक, मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था पढ़ाई का, कि आपका अगर मान लीजिए चोज़न फील्ड कुछ और है और आप पढ़ाई के बिना भी उसमें काम चला सकते हैं, आई वुड से वो गलती कभी मत करिए। आप पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ। स्कूल के बाद में मैं कॉलेज 1-1.5 साल मैंने किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो जो करना है मैं वही करूँगी, और मैंने कॉलेज छोड़ दिया। और ये मैं इस चीज़ को मैंने रिग्रेट पूरी उम्र किया है कि वो जो कंटिन्यू करती अगर मैं अपना एजुकेशन, तो शायद मैं कहीं और ज़्यादा अचीव कर लेती। तो इसलिए प्लीज़ टेक योर एजुकेशन वेरी सीरियसली। उसको आप लाइटली मत लीजिए, और ये मत सोचिए कि मैं इसमें स्किल्ड हूँ तो मैं ये कर लूँ और मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। तो आई थिंक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आज हमारे दर्शकों को ये जानकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है, और आपसे
आज इस प्रोग्राम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आपकी पर्सनालिटी को जानकर। आज दूरदर्शन के स्टूडियो तक आने के लिए और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ढेरों बातें साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार।